हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य अंतर तथा साथ ही साथ दोस्तों हम समजात अंग व समृद्धि अंग के मध्य अंतर देखेंगे। यानी इस वीडियो में दोस्तों हम दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आपसे लैमार्कवाद या डार्विनावाद के मध्य अंतर या समजात व समृद्धि अंगों के मध्य अंतर पेपर में पूछा जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य अंतर। तो देखिए, लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य अंतर। तो देखिए, लैमार्क का जो सिद्धांत था उसको हमने बताया था कि लैमार्किज्म या लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नाम से जानते हैं। वहीं डार्विन का जो सिद्धांत है वो डार्विनावाद कहलाता है। चलिए, लैमार्कवाद की यदि बात करें तो देखिए इनमें पहला डिफरेंस क्या है, यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। देखिए, यदि हम बात करें तो जो लैमार्कवाद है यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित होता है, यानी ये लक्षणों की वंशागति पर पूरी तरह से आधारित होते हैं। अब यदि बात करें, देखिए यह वाद जो है, डार्विनवाद जो है, यह प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है। यानी इनका ये जो सिद्धांत है इनमें प्राकृतिक का भी योगदान होता है, यानी ये प्राकृतिक यानी वातावरण का भी इनमें प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण यदि अनुकूल है तो उसके अनुसार अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे जीवों में, और यदि वातावरण प्रतिकूल है तो उससे जो है दूसरा प्रभाव उत्पन्न होगा जीवों में। तो इनका जो सिद्धांत है डार्विनावाद जो है यह बात किस पर आधारित है, प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है। वहीं जो लैमार्कवाद है यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है, यानी जो लक्षण है वो वंशागति के अनुसार ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके अनुसार यदि हम बात करें लैमार्कवाद के अनुसार, दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अनुसार ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए ही जिराफ की गर्दन लंबी हुई है। देखिए, लैमार्कवाद ने क्या कहा कि जो जिराफ की लंबी गर्दन है तो ये पत्तियों को खाने के लिए ही इनकी गर्दन जो है लंबी हुई है। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि जिराफ जो है इसकी लंबी गर्दन है तो ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए ही जिराफ की गर्दन जो है लंबी हुई है। वहीं यदि बात करें डार्विनावाद में, तो डार्विनावाद क्या कहता है कि जिराफ के जो पूर्वज थे, तो जिराफ के पूर्वजों में लंबी व छोटे दोनों प्रकार के गर्दन वाले जिराफ थे। तो डार्विनावाद का क्या कहना है कि जिराफ के जो पूर्वज थे, तो जिराफ के पूर्वजों में लंबी व छोटे गर्दन दोनों प्रकार वाले गर्दन के जिराफ थे, जिस कारण से जिराफ जो है लंबे पैदा हुए। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, लैमार्कवाद का कहना है कि जो गर्दन के लंबी होने के कारण ही लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। अब इन्होंने क्या कहा कि जिराफ की जो गर्दन लंबी थी, इसीलिए लंबी गर्दन वाले जिराफों का विकास हुआ है। तो चूंकि पहले से ही जिराफ की जो गर्दन थी वो कैसी थी, लंबी थी, तो इनका कहना है कि जिराफ की लंबी गर्दन पहले से थी, इसीलिए जो है लंबी गर्दन वाले जिराफों का ही आगे विकास हुआ। लेकिन इसके विपरीत जो डार्विनावाद है ये क्या कह रहा है कि लंबी गर्दन वाले जो जिराफ हैं लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवन संघर्ष में सफल हुए। अब देखिए, आपस में जब जीवन संघर्ष छिड़ गया तो उसमें से केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही संघर्ष में जीवित रह पाए, और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो निष्क्रिय हो गए यानी विलुप्त हो गए। अब इसके अलावा यदि बात करें लंबी गर्दन वाले जिराफ की, तो वही केवल जीवन संघर्ष में सफल हुए। तो इस प्रकार से ये डार्विनावाद का तीसरा डिफरेंस है कि लैमार्कवाद का कहना है कि गर्दन के लंबी होने के कारण ही लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ, वहीं डार्विनावाद का कहना है कि लंबी गर्दन वाले जिराफ ही केवल जीवन संघर्ष में सफल हो पाए, जिस कारण से लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। देखिए, चौथा महत्वपूर्ण डिफरेंस क्या है कि यह वाद जो है अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग पर आधारित है। क्या कहा इन्होंने कि यह वाद जो है अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग पर आधारित है, यानी जो डार्विनावाद है ये अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग पर आधारित है। अब इनका कहना है कि जिस अंग का मानव ज्यादा उपयोग करेगा या जीव उपयोग करेगा वो अंग ज्यादा विकसित होते हैं, वहीं जिन अंगों का उपयोग वो नहीं करता है वो अंग अविकसित रह जाते हैं या निष्क्रिय रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लैमार्कवाद था। अब इसके बाद डार्विनावाद जो है यह गुणों की वंशागति पर आधारित है, यानी वंशागति पर आधारित है, मतलब इसके जो वंशागत लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य जो अंतर है वो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे समजात व समृद्धि अंगों के मध्य अंतर। तो आप इसका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं समजात व समृद्धि अंगों में अंतर। तो देखिए, अब हम देखेंगे यहां पे समजात व समृद्धि अंगों के मध्य अंतर।
तो अब समजात व समवृत्तीय अंगों के मध्य अंतर देखेंगे। तो एक साइड तो क्या है हमारा समजात अंग, वहीं दूसरी साइड क्या है समवृत्तीय अंग। तो देखिए एक साइड क्या है हमारा, एक साइड है हमारा समजात अंग, समजात अंग, वहीं दूसरी साइड है समवृत्तीय अंग, समवृत्तीय अंग। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें दोस्तों समजात व समवृत्तीय अंगों में, तो देखिए इनमें जो पहला डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा। देखिए यदि बात करें हम समजात अंगों में, तो देखिए इनमें पहला डिफरेंस क्या है कि जीवों के ऐसे अंग, जीवों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में, जो उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं, जो उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं, लेकिन कार्यों में क्या होते हैं, लेकिन कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं, कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो देखिए क्या है, ऐसे अंग जीवों के जो कि उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। वहीं यदि बात करें दोस्तों हम यहाँ पे समवृत्तीय अंगों में, तो देखिए जीवों के ऐसे अंग, जीवों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में, जो उत्पत्ति एवं रचना में, जो उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता दर्शाते हैं, जो उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता दर्शाते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं, लेकिन कार्यों में क्या दर्शाते हैं, लेकिन कार्यों में समान होते हैं, लेकिन कार्यों में समान होते हैं, लेकिन कार्यों में समान होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे अंग समवृत्तीय अंग कहलाते हैं, ऐसे अंग समवृत्तीय अंग कहलाते हैं। तो देखिए यदि बात करें हम समवृत्तीय अंगों की, तो जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता दर्शाते हैं, लेकिन कार्यों में क्या होते हैं, आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समवृत्तीय अंग कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें अब दूसरा, तो देखिए यदि हम बात करें अब समजात अंगों में, तो देखिए समजात अंगों में क्या होता है, यदि हम समजात अंगों में देखें तो इनकी संरचनाएं जो होती है, जो संरचनाएं होती है, संरचनाएं विकासात्मक रूप से समानता दर्शाती है। संरचनाएं जो है, संरचनाएं विकासात्मक रूप से समानता प्रदर्शित करती हैं, समानता प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए यदि हम बात करें समजात अंगों में, तो जो इनकी जो संरचनाएं होती है ये विकासात्मक रूप से भी क्या होती हैं, आपस में समानता प्रदर्शित करती हैं। वहीं यदि हम बात करें समवृत्तीय अंगों में, तो संरचनाएं जो होती है, संरचनाएं विकासात्मक रूप से भिन्नता दर्शाती हैं, संरचनाएं विकासात्मक रूप से भिन्नता प्रदर्शित करती हैं, विकासात्मक रूप से भिन्नता प्रदर्शित करती हैं, विकासात्मक रूप से भिन्नता दर्शाती हैं या प्रदर्शित करती हैं, भिन्नता दर्शाती हैं। तो देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है कि इनकी जो संरचनाएं होती है ये विकासात्मक रूप से क्या होती है, समानता प्रदर्शित करती है। वहीं यदि हम बात करें समवृत्तीय अंगों की, तो इनमें जो संरचनाएं होती है ये विकासात्मक रूप से क्या होती हैं, आपस में भिन्नता दर्शाती हैं। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। अब इनके बाद तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है, यदि हम बात करें समजात अंगों की, तो समजात अंग में देखिए ये अंग बाह्य रूपरेखा में भी क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं। यदि हम बात करें किसकी, समजात अंगों की, तो ये
बाह्य रूपरेखा में बाह्य रूपरेखा में समानता दर्शाते हैं। बाह्य रूपरेखा में समानता दर्शाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यदि हम बात करें किसकी, समजात अंगों की, तो ये बाह्य रूपरेखा में भी समानता दर्शाते हैं। बाह्य रूपरेखा में भी समानता दर्शाते हैं। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों समवृत्तीय अंगों की, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बाह्य रूपरेखा में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये बाह्य रूपरेखा में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस क्या है कि ये बाह्य रूपरेखा में भी क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं। वहीं यदि हम बात करें कि इसमें समवृत्तीय अंगों में, तो ये बाह्य रूपरेखा में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। वहीं यदि हम बात करें चौथे नंबर में, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। यदि हम बात करें समजात अंगों की, तो समजात अंग के कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए मेढक के अग्रपाद जो होते हैं, मेढक के अलावा देखिए मेढक के अलावा जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ के पंख भी होते हैं समजात अंग। इसके अलावा जो घोड़े के अग्रपाद होते हैं, मेढक हो गया, घोड़े के अग्रपाद, यानी मेढक और घोड़े दोनों के अग्रपाद। तो देखिए मेढक व घोड़े दोनों के अग्रपाद। वहीं इसके अलावा यदि हम देखें मनुष्य का जो हाथ है, तो मनुष्य का हाथ, ये आपस में समजात अंगों के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए यदि हम बात करें समजात अंगों में, तो जैसे देखिए मेढक के जो अग्रपाद, यानी मेढक के जो दोनों आगे के फोरलिम्ब होते हैं, ये क्या होते हैं, उत्पत्ति एवं रचना में समान होते हैं, लेकिन कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं। वहीं मनुष्य का हाथ भी क्या होता है, समजात अंगों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मेढक के अग्रपाद भी क्या होते हैं, ये भी समजात अंगों के एग्जाम्पल हैं। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों किसकी, समवृत्तीय अंगों की, तो समवृत्तीय अंगों में देखिए इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं। जैसे देखिए तितली के पंख, तितली यानी बटरफ्लाई के भी पंख, तितली के पंख। इसके अलावा तितली के पंख के अलावा पक्षी, चमगादड़ के पंख आदि। पक्षी, चमगादड़ के पंख आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी समवृत्तीय अंगों के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए यदि हम बात करें दोस्तों समजात अंगों की, तो जीवों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं लेकिन कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें जीवों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता दर्शाते हैं लेकिन कार्यों में आपस में क्या दर्शाते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे अंगों को हम समवृत्तीय अंग या एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। यदि हम बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो देखिए संरचनाएं जो होती है विकासात्मक रूप से भी समानता प्रदर्शित करती है। समजात अंगों में जो संरचनाएं होती है ये भी विकासात्मक रूप से समानता दर्शाती हैं। वहीं यदि हम समवृत्तीय अंगों में बात करें, तो संरचनाएं भी आपस में विकासात्मक रूप से भिन्नता दर्शाती है। यदि हम बात करें तीसरे डिफरेंस की, तो देखिए ये बाह्य रूपरेखा में भी समानता दर्शाते हैं। यदि हम समजात अंगों की बात करें, तो ये बाह्य रूपरेखा में आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। वहीं यदि हम बात करें समवृत्तीय अंगों की, तो ये बाह्य रूपरेखा में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मेढक, घोड़े के अग्रपाद, वहीं मनुष्य का हाथ। और इसका एग्जाम्पल क्या है, समवृत्तीय अंगों का तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख आदि। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों वीडियो पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों दोनों अंतर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।